नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं और अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उस समीक्षा बैठक की जो हरियाणा विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने रखी थी। इस मीटिंग में राहुल गांधी भी मौजूद थे। ऐसे में क्या हुआ इस मीटिंग में, जानेंगे सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। हरियाणा हार के बाद कांग्रेस की समीक्षा मीटिंग बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास में हुई इस मीटिंग में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को बुलाया गया था। मीटिंग में राहुल गांधी भी मौजूद रहे, लेकिन इस मीटिंग में कुछ खास बातें निकल करके सामने नहीं आई। तो आइए शुरू करते हैं बेनतीजा। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद समीक्षा बैठक हुई। करीब आधे घंटे चली मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि हार के कारणों को जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जा रही है, जो हरियाणा में आकर नेताओं से चर्चा करके रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेगी। कमेटी में कौन कौन चेहरे शामिल किए जाएंगे, अभी उनके नामों पर कोई चर्चा नहीं हो पाई है। सुन लीजिए। और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे, और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का फर्क था। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी, और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे, जिसके बारे में वेणुगोपाल जी बाद में आपको विस्तार से क्या आपको लगता है कि गुटबाजी जो हुड्डा कैंप और शैलजा के बीच में रही, वो एक बड़ा कारण रहा? देखिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं, और ये कारण चुनाव आयोग से लेकर के आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीजें हैं, और सबके ऊपर हम लोगों ने भी चर्चा करी है और आगे भी चर्चा करेंगे। क्योंकि जो इतनी बड़ा उलटफेर जो सब लोगों का अंदेशा था, जो एग्जिट पोल्स कह रहे थे, जो सर्वेज, बड़े से बड़े सर्वेयर्स। तो अभी आप अजय माकन को सुन रहे थे, जो समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। कुछ नहीं निकला, लेकिन एक चीज हुई कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी और वो नेताओं से बात करके, हरियाणा के नेताओं से बात करके जो फैक्ट होगा वो रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेगी। लेकिन इस मीटिंग में उन चेहरों पर भी चर्चा नहीं हुई कि कौन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में रहेंगे। खैर, जो भी हो, जिसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर समीक्षा बैठक में क्या कुछ हुआ और क्यों बेनतीजा रहा। जिसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। सुरेंद्र भाटिया जी, राजनीतिक विश्लेषक, हरियाणा से हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पवन पटेल जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अश्विनी शाही जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत तो हम पवन पटेल जी से ही करेंगे। हरियाणा में हार पर समीक्षा बैठक रखी गई दिल्ली में, और इसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की बात की गई, लेकिन उसमें कौन कौन रहेंगे इस पर भी चर्चा नहीं हो पाई। तो हार के कारणों पर चर्चा नहीं हुई, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बैठेगी, बस इस पर चर्चा हुई। लेकिन इसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी ने कहा कि जो हरियाणा के कांग्रेस नेता थे, इनका जो रुतबा था, ये कहा जाए, वो पार्टी के रुतबे से ज्यादा था।
तो क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी ने पहले ही ये सारी चीजें सर्च कर ली हैं? पवन पटेल जी। आदमी है राहुल गांधी जी, तो हमारे सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी जी है। छोटा सा छोटा नेता भी हम जैसे एक आम कार्यकर्ता जो होता है वो भी अपने लेवल पे काफी सारी चीजें सर्च करता है जब चुनाव होता है, जहां हमारी पार्टी पार्टिसिपेट कर रही है उस चुनाव में। तो बट ऑब्वियस है कि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उसका आकलन और मनन काफी सारी चीजें कर ली जाती है। और ये कहना बड़ा अजीब है कि कोई चुनाव में हार की चर्चा नहीं हुई। आज एक आम व्यक्ति अगर भारत का वासी है, कोई भी है, वो नॉर्मल कंडीशन पे ही चुनाव की चर्चा करती। तो जो पार्टी बैठी है हार की समीक्षा करने के लिए बैठी और सब नेता हैं, तो ऐसी चर्चा ना हुई ये कोई बात ही नहीं होती। चर्चा हुई, देखिए उसमें जो अवगत कराया गया है कि उस चर्चा में सबसे बड़ा निष्कर्ष निकला है कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी। वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक्चुअल में जाएगी, ग्राउंड रियलिटी क्या है वो पता करेगी। और बाकी ऐसा हो ही नहीं सकता कि चर्चा ना हुई। जिस तरह का काम हो रहा है, जिस तरह का अप्रत्याशित रिजल्ट आया, पूरे मीडिया जगत को, जितने एग्जिट पोल थे सबको धता बताते हुए, आम जनता का जो मनमानस है उसका मक्ष पटल है, जो वो चाह रही थी, जो उसके दिमाग पे अंतर मन में चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जैसी फिरका परस्त ताकतें, जिस तरह का काम माहौल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश और प्रदेश में चल रहा है, उसके खिलाफ अमेंडमेंट जाना चाहिए था। उसके खिलाफ जो कहा वो नहीं किया, उसके कारण जाना चाहिए था। उसके बाद भी कौन सी जादुई चीज है जो इनको जिता के लाई है? तो बट ऑब्वियसली ये चर्चा तो होगी होगी, लेकिन एक्चुअल में वो चर्चा जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से जो निर्णय आएंगे, जो निष्कर्ष निकलेंगे, उसके बाद हम पहुंचेंगे कि एक्चुअल में किस मुद्दे पर, हम किस मुकाम पर पहुंचते हैं कि एक्चुअल में गड़बड़ी कहाँ पे हुई। अभी जो फैरी फरा आप देखोगे तो उसमें समझ में आता है कि जो लिखित में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं कि जहां पे ईवीएम, सबसे बड़ी बात है कि ईवीएम, जिस ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, वो भारतीय जनता पार्टी को विजय दिखा रही थी। और जो ईवीएम का यूनिट 65%, 70% जो एक्चुअल होना चाहिए उसकी बैटरी उतनी थी, वो कांग्रेस पार्टी को विजय बता रही थी। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कैसे ऐसा हो सकता है कि किसी एक विधानसभा की 20-20, 25-25 ईवीएम यूनिट 99% फुल चार्ज हो? अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर आप चार्ज करते हो, उसको थोड़ा सा उपयोग करते हो, एक दिन रहती है, रिजल्ट का जिस दिन काउंटिंग होती है तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि 99% कैसे चार्ज हो सकती है। 80%, 70%, 60%, अच्छी क्वालिटी की बैटरी, अच्छी क्वालिटी की मशीन है, तब भी कम से कम 60-70% एवरेज उसकी बैटरी होनी चाहिए। और ये शिकायत ईवीएम की मशीन जब खुली हुई थी तब हमारे उम्मीदवारों ने उसी समय शिकायत दर्ज कराई, लिखित में दर्ज कराई। बाद में नहीं बोला जो भारतीय जनता पार्टी अपनी छाती ठोकती है कि अब हार गए। तो हमारा बंदे ने, हमारे जो उम्मीदवार ने उसी समय लिखित में कराई कि भैया 99% बैटरी है। बैलेट पेपर से जब तक गणना होगी तब तक कांग्रेस जीतेगी, फिर ईवीएम। हम तो इस सिंपल सी बात कहते हैं, हम एक छोटे से कार्यकर्ता है, मोदी जी के जैसे काम करने वाला प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है। भारतीय जनता पार्टी जैसी एक पार्टी इस देश को चला रही है जिसको आम जनता, गरीब, मजदूर, पीड़ित की सुबह और शाम चिंता रहती है, सिर्फ विज्ञापन। ठीक। हमारा निवेदन इतना है कि हम जैसे अगर कोई भी प्रश्न चिन्ह कर रहा है, अगर ईवीएम पे कर रहा, किसी मैकेनिज्म में कर रहा, बड़ा दिल दिखाते हुए बंद कर दे कि हाँ देखो आप बोल रहे थे ईवीएम हमने बंद कर दिया, लो हम बैलेट पेपर से वोट करा रहे हैं। ये तो हिम्मत है नहीं। अगर ऐसा है, हम कहते हैं कोई भी गड़बड़ी नहीं है। यानी कि मीटिंग में ईवीएम पे चर्चा हुई है कि ईवीएम बंद कराया जाए। चलिए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की कोई जरूरत ही नहीं है जब ईवीएम में ही सारी गड़बड़ियां हैं। तो चाहे आप लाख यत्न कर लें, लाख जतन कर लें, अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो कोई फैक्ट फाइंडिंग इसका कारण नहीं निकाल पाएगी, न ढूंढ पाएगी। नहीं तो फैक्ट फाइंडिंग चलिए ठीक है, तो जरूरत ही नहीं ना उसकी। अब उसमें क्या है, वो तो सारी चीजें साफ हो गई, आप ही ने कर दी। चलिए, नहीं साफ मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैंने बताया ना कि भाई एक व्यक्ति भी अगर प्रश्न ठीक है तो कांग्रेस को नहीं, जो वहां पर मीटिंग वोटिंग हो रही है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब तो एक मोर्चा बनाइए और निकलिए वहां पे कि हाँ ईवीएम बंद करा दीजिए। बनाना ही चाहिए, बिल्कुल। आप लिखिए, जरूर लिखिए पवन पटेल जी, लिखिए, अपने नेताओं को लिखिए। चलिए, अश्वनी शाही जी, हार पर मंथन हो रहा है, होना भी चाहिए। और ये भी आरोप लग रहे हैं कि कोई मैकेनिज्म के तहत हरियाणा में आपने जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां के नेता कह रहे हैं कि यहां की टीम वहां लगी हुई थी, जिस तरह से यहां गड़बड़ी की उस तरह से जाकर के हरियाणा में गड़बड़ी की और ये लोग जीत गए।
आप बताइए कि जब ईवीएम पे ही सारा ठीकरा फोड़ना है तो ईवीएम बंद करने में कोई दिक्कत है क्या? बार बार यही बातें आ रही हैं कि ईवीएम में पहले ईवीएम खराब था, अब बैटरी चार्ज है। क्यों नहीं जो बीजेपी है वो अब चुनाव आयोग से ये बातें कहती है कि ठीक है हटा दीजिए, तब भी जीतना है, अभी जीतना है। हाँ, काउंटिंग में थोड़ा समय लगेगा, देखा जाएगा। अश्वनी शाही जी। देवेन जी देखिए, जब हम लोग छोटे क्लास में थे, 2, 4, 5 में हम लोग पढ़ रहे थे, तो कुछ रोंदू बच्चे होते थे जिनका टिफिन आप छू दिए तो रोने लगते थे, बैग छू देते थे तो रोने लगते थे, हर बात की शिकायत अपने मम्मी पापा से करते थे कि इन्होंने मेरा बैग छुआ, मेरा पेंसिल ले लिया। तो कांग्रेस पार्टी वही हाल है। तेलंगाना में जीते तो ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठा, वहां सब बैटरी एकदम ठीक थी। हरियाणा चुनाव में आते आते खराब हो गई, लेकिन वही साथ में जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ, वहां की सारी बैटरी ठीक हो गई। अगर बेईमानी करनी होती तो हम लोग भी 370 हटाए थे, वहां विकास कर रहे थे, वहां भी बैटरी ठीक कर लेते हम लोग। वहां भी जो है हमको तो 46 तो ही जीतना था, वहां 28-29 तो जीते ही हैं, तो वहां वो भी व्यवस्था कर लेते। वहां सब चकाचक है। हरियाणा में अरे भाई, आप ये नहीं कहोगे कि आपने झूठ का नैरेटिव चलाया, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। आपने 2 विधानसभा इसके पहले जीता, हिमाचल जीता और कर्नाटक जीता। हिमाचल में आपने कहा कि हम 1500 रुपए महिलाओं को देंगे, वो महिलाएं मांग रही हैं, उनको मिल नहीं रहा है। तो जनता जो है आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया का जमाना है, वो देख रही है कि वो पैसे नहीं मिले। आपने कहा हम बिजली का दाम, हम बिजली फ्री देंगे, लेकिन बिजली का दाम 3 रुपए बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया। यहां तो ये टॉयलेट की एक सीट पर आपने टैक्स लगा दिया। सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठ के टॉयलेट की सीट गिनेंगे और वहां जो भी जाएगा अपने टॉयलेट में उसे 25 रुपए पर्ची काटेंगे। अब बताइए कि कांग्रेस ने यह हाल किया। कर्नाटक में चलिए, कर्नाटक में भी वही स्थिति, डीजल के दाम बढ़े, बिजली के दाम बढ़े, 18-20 प्लाट उनकी पत्नी ने खरीदा, किस तरीके से भारी महंगी गाड़ियां खरीदी गई दलितों के फंड से, तो सब लोगों ने देखा। और सबसे बड़ा नेगेटिव नैरेटिव जो 8500 रुपए का माननीय राहुल जी ने खटाखट योजना चालू की थी, वो जब मांगने पहुंचे लोग लोकसभा चुनाव के बाद, तो कांग्रेस कार्यालय के बाहर नहीं मिला। जनता जागरूक है, जनता जानती है कि हमको किसको वोट देना है। और अब हरियाणा के लोगों की मैं बात करता हूं, इन लोगों ने जवान, किसान, संविधान, पहलवान, सब नेगेटिव नैरेटिव फैलाया। सब हमारे साथ हैं। किसानों के एक बहुत भारी नेता हुआ करते थे गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, 1150 वोट पाते हैं। ये नेगेटिव नैरेटिव है, जवान खिलाफ है, पहलवान खिलाफ है, ये इन लोगों ने फैलाया। पार्टी के अंदर की बात इनके बताता हूं, जबकि इन लोगों का अंदरूनी मामला हमें नहीं कहना चाहिए। इन्होंने अपने सभी विधायकों पर भरोसा किया, उनकी एंटी इनकम्बेंसी पर भरोसा नहीं किया, और आधे से ज्यादा मौजूदा विधायक हार गए इनके। और हमने अगर मुख्यमंत्री बदल दिया कि भाई हम अब पार्टी की चीजों को देखते हैं, तो ये लोग बड़ा भला बुरा कहते थे। अब अपना भी पार्टी देख लेते उस समय कि हमको अपने किस आदमी को हटाना है, किसको रखना है। तो ये लोग अपना घर नहीं देखते हैं, दूसरे का घर देखते हैं, हमेशा नेगेटिव नैरेटिव फैलाते हैं। तो हार तो होना ही है, और हारने के बाद रोना है। लेकिन उस ईवीएम के बारे में सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला भी याद रखें कांग्रेस, कि जिसके लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था। और यही जयराम रमेश जी हैं, लोकसभा चुनाव के बाद, और हम और आप तो बैठे थे देवेंद्र जी, हमको याद है वो दिन आपके चैनल पर मैं था। 150 डीएम को किसने, आप तो पूछते रह गए कांग्रेस के प्रवक्ता से, भाई किसको किसको किया है, आप बता दीजिए ना नाम। 150 डीएम को फोन किए थे, आज तक नहीं बता पाए कि कौन से 150 डीएम को माननीय गृह मंत्री जी फोन किए थे। और अब ईवीएम पर बैटरी ये हो गई, वो हो गई। इन लोगों को राहुल गांधी हर जगह से नकारे जा चुके हैं।
कांग्रेस इस समय कटोरा लेकर हर जगह, देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो गया, 5 सीट मांग रहे थे अजय राय जी, 6 टिकट घोषित कर दिया उन्होंने। अब 1-2 दे दें तो बहुत है। अब आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, स्थिति वो देख लीजिए। अभी 27 का चुनाव आएगा, देख लीजिएगा क्या हाल होगा। हर जगह ये लोग कटोरा लेकर खड़े। जी ठीक है, आएंगे हम आपके पास। सुरेंद्र भाटिया जी, बड़े धैर्य से आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना और मैं इसीलिए इनको ज्यादा से ज्यादा समय दे रहा था कि अपनी अपनी बातें पहले पूरी कर लें। मेन बात से हट करके अदर बातें बहुत ज्यादा होती हैं। सवाल हार की समीक्षा का है और जो मीटिंग हुई थी उसमें बस इतना ही हुआ कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की जाएगी, लेकिन उसमें कौन कौन होगा इसमें भी, इस चेहरे पे भी चर्चा नहीं हुई। अभी उसके लिए भी कहीं बैठक होगी और उठक बैठक करेंगे ये लोग। सवाल यह है कि आप वहां के हैं, हरियाणा से हैं, क्या वास्तव में ईवीएम की बैटरी से ही ये परिणाम तब्दील हुए हैं या फिर कोई और चीजें हैं, कोई और गणित है जो बीजेपी लगा ली और वहां पर कांग्रेस मात खा गई? ऐसा जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ईवीएम पंजाब में सही थी, जम्मू कश्मीर में सही है, हरियाणा में खराब है। मैं कम से कम जर्नलिस्ट होते हुए मैं ये आज के दिन नहीं कहूँ जी। कल मैं एक बहुत बड़े चैनल की डिबेट में था। रोहतक से जो जीते हैं बीबी बत्रा, सीनियर एडवोकेट हैं, कांग्रेस के हैं, 1200 वोटों से जीते हैं। उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा था भी हमें कोई शिकायत नहीं। देखो, हारने का बहाना जो ढूंढ रही है कांग्रेस, बहाना कहीं और है। वास्तव में मेरे सहित पूरा नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया मान रहा था हरियाणा में बहुत बड़े मुद्दे हैं, कांग्रेस वापस आ रही है। कांग्रेस हारी भारतीय जनता पार्टी की माइक्रो मैनेजमेंट से, कांग्रेस हारी अपने अंतर्द्वंद से। मैं संयोग से आपने मुझे जोड़ा है मध्य प्रदेश के इस प्रतिष्ठित चैनल पे। मैं उसी क्षेत्र से आता हूं जो कुमारी शैलजा का क्षेत्र है, सिरसा। और सिरसा से कुमारी शैलजा 1988 में पहला चुनाव लड़ी थी, 1991 में पहला चुनाव जीती, 96 में जीती, फिर अंबाला चली गई और इस बार बड़े मार्जिन से सिरसा से जीती। जिस ढंग से कुमारी शैलजा को कांग्रेस के अंदर वो शब्द चैनल पे कहने अच्छे नहीं होते, इग्नोर नहीं किया गया, अपमानित किया गया। वो बड़ी नेता है, उनकी उकलाना अपने घर की सीट थी, वो मांग रही थी, नहीं दी। सिरसा में रानिया सीट वो मांग रही थी, नहीं दी। नारनौंद की एक सीट ऐसी थी जो एक पुराने नेता है डॉक्टर अजय चौधरी, कुमारी शैलजा के जब केंद्रीय मंत्री थी, ओएसडी है, केवल ओएसडी नहीं है, उनके पिताजी चौधरी वीरेंद्र सिंह 4 बार वहां के विधायक रहे, हरियाणा के आईपीएम रहे, बड़े परिवार से संबंध रखते हैं। जानबूझकर उनकी टिकट काटी गई और उसके बाद उसी क्षेत्र में कुमारी शैलजा, इनके पिताजी दलित समाज से होते हुए 1952 में संयुक्त पंजाब में मंत्री बन गए थे। 1962 में कुमारी शैलजा का जन्म है, हाईली क्वालिफाइड है, बड़ी नेता है, बड़ा दलित परिवार है। उनको अपमानित किया गया कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा। जो एसटी समाज कांग्रेस के साथ था वो उनसे चिटका। मुख्य कारण हार का यह है। और दूसरा कारण जो बड़ा कारण है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते थे कि 60 सीटें आई। सिर्फ हरियाणा में माना जा रहा था भी 60 से अधिक सीटें, 90 का सदन है। आपके जैसे छत्तीसगढ़ में 90 का सदन है, यहाँ भी 90 का सदन है। 90 के सदन में 45-46 का बहुमत और 60 से अधिक सीटें हम मान रहे थे। एक एक सीट पे हमने काम किया, लेकिन सीटें आई 37 और 48।
हुड्डा गुट चाहता था हमारी 45-46 सीटें आए, ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 60 से ज्यादा आ गई तो कहीं हाईकमान के पाले में गेंद चली जाएगी और वो कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बना सकते थे, क्योंकि 23 ग्रुप से लेके जो राहुल गांधी जी हैं वो हुड्डा साहब से बहुत ज्यादा खुश नहीं है जिस ढंग से वो अपनी चलाते हैं। और टिकटों में 90 में से 72 टिकटें 72 टिकटें हुड्डा साहब ने बांटी, 6 टिकटें जो थी वो टिकटें हाई कमान के सीधे निर्देश पे गई, 8 टिकटें केवल कुमारी शैलजा जी को दी गई। और उन्होंने अपने उनके 2 इलाके थे 250 किलोमीटर दूर, अंबाला और सिरसा, सबसे ज्यादा सीटें वहीं से जीते। और हुड्डा गुट के 72 लोगों में से 66 लोगों ने, 6 लोगों ने उनको बुलाया, 66 लोगों ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। और वो उन्होंने कहा था आप आज तक के इंटरव्यू में चला जाए, ANI के इंटरव्यू में चला जाए, या आप वहां जाएंगी, उन्होंने कहा वो बुलाएंगे नहीं मुझे, और उन्होंने नहीं बुलाया। एक ये कारण था। दूसरा कारण, राहुल गांधी जी चाहते थे आम आदमी पार्टी से समझौता हो। राहुल गांधी जी उन दिनों अमेरिका चले गए और 5 सीटों पे समझौता अगर हो जाता तो सारे अंतर्द्वंद के बावजूद कांग्रेस सत्ता में होती। कुछ सीटें, सिरसा जिला की एक ऐसी सीट है जो 610 वोटों से कांग्रेस हारी है, वहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 7000 वोट मिले। एक बहुत बड़ा परिवार है हरियाणा का, चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो चौधरी साहब छोटू राम के नाती हैं, उनका बेटा सीनियर IAS ऑफिसर था, वो चुनाव लड़ रहा था, 32 वोटों से हारा। वो हुड्डा साहब के भी रिश्तेदार है। वहां पे हुड्डा साहब का एक समर्थक 31,000 वोट ले गया, उसे उन्होंने बिठाया नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने माइक्रो मैनेजमेंट किया। इनेलो, चौधरी देवीलाल के परिवार की जो पार्टी है इनेलो, और मायावती जी से समझौता हुआ, उन्होंने कई सीटें हरवाई और कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीटें कुछ खुद हरवाई। इस कारण कांग्रेस जीती हुई बाजी हारी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये एक मैसेज चला गया हरियाणा में। हरियाणा में जाट अगर आप समझेंगे 22% है और SC 21% है। 22% जाटों को 26 सीटें दी, 28 सीटें दी, जबकि 16 सीटें भाजपा ने दी। उन्होंने पंजाबी को साधा, ब्राह्मण को साधा, वैश्य को साधा, सभी जातियों का करके। और वोट प्रतिशत, लास्ट बात मैं अपनी कहूंगा, वोट प्रतिशत 39% वोट कांग्रेस को मिला, 39% वोट बीजेपी को मिला। बीजेपी 39% वोट में 48 सीटें जीती, कांग्रेस 39% में 37 जीती। 11% वोट अदर्स को गया, जिनमें कांग्रेस के बागी थे, भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए मोस्टली जाट थे। उन्होंने इस बार एक नया काम किया, जाट बहुल्य क्षेत्र में ब्राह्मण को खड़ा किया और जाट को इंडिपेंडेंट खड़ा करवाया, चाहे फंडिंग करके किया, चाहे जैसे मर्जी किया। और दूसरा, राम रहीम को बेल दिलवाई, फरलों पे भेजा। ये सारे जो माइक्रो मैनेजमेंट थी, और कांग्रेस अति उत्साह में अपने ही सबसे बड़े नेता को नाराज किया। लोगों को लगने लगा अब जाटों का ही राज आएगा। वो भाजपा चाहती थी 36 बिरादरी हमारी यहाँ मानी जाती है सब जगह, 35 बनाम 1, 35 बनाम 1 का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती थी और कांग्रेस ने उसे मौका दिया। इस कारण जीती हुई बाजी हरियाणा में कांग्रेस भारी। जी पवन पटेल जी, चूंकि समय बहुत कम है, लेकिन अब आपने समझा कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बन रही है, आपकी बैटरी जो है 99% चार्ज रह रही है, जीत का असली कारण क्या है? असली मूल में जाइए ना आप लोग।
कहाँ इधर उधर की बातें करते हैं। जी ठीक है, मूल में तो जाएंगे ही, हाँ। मूल में संगठन को गढ़ेंगे ही, जहाँ पे गड़बड़ियां होंगी उनको ठीक करेंगे ही, लेकिन मूल के साथ साथ हम आंख बंद नहीं कर सकते। आपको आंख बंद नहीं करना चाहिए, किसी भी भारतवासी को आंख बंद नहीं करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि 99% तो कुछ ज्यादा ही देख ले रहे हैं ना आप लोग, दिक्कत तो यहाँ है, कुछ ज्यादा ही, जहाँ ज्यादा देखना चाहिए। देखिए हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर विपक्ष मजबूत है तो लोकतंत्र मजबूत है, लेकिन आप लोग अपने खुद कमजोर कर रहे हैं, खुद अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। जी बोल तो रहा हूँ, मैं सब कुछ मान रहा हूँ। हमारे संगठन समिति कई सारे मैनेजमेंट नहीं कर पाए, शैलजा जी का कहीं ना कहीं जैसा बता रहे आदरणीय पत्रकार जी कि उनका अपमान हो, सब चीजें हैं, उन सबको हम फाइंडिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जो सबसे पहले रिजल्ट को प्रभावित करने वाला अगर दिख रहा है, भले 100 मशीनों में 99%, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी शिकायत करें कि ना करें, कि हम भाजपा के डर से कि रोतला बच्चा ये कटोरा पकड़ाने की बात करते हैं, कटोरा इन्होंने युवाओं को पकड़ा दिया पूरे देश के, कटोरा खिलाड़ियों को पकड़ा दिया, हमने क्या झूठ बताया बता दीजिए इन्होंने। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने जिन 10 सबसे ज्यादा बातों को प्रचारित किया, चाहे महंगाई कम करने की बात हो, चाहे किसानों के 750 किसान नहीं शहीद हुए, पूरी दुनिया नहीं जानती कि तीनों काले कानून वापस लेने पड़े इनको, वो सब झूठ बोल रहा हूँ। युवाओं को चलिए अश्विनी शाही जी देखिए देवेंद्र जी, उसको हम पूरा करेंगे जल्दी से जी। देवेंद्र जी, अपनी कमियों पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। जितनी कमियां इन्होंने गिनाई, जनता ने हमको सराहा, जनता के लिए वो कमी नहीं थी, जनता ने हमको वोट दिया। और जितनी बढ़िया समीक्षा आपके पत्रकार महोदय, मैं साधुवाद देता हूं, इतनी बढ़िया समीक्षा करके आईना दिखाने का काम किया कांग्रेस को। इतनी बढ़िया तो कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं करेगी अपने लोगों को। और जिस तरीके से शैलजा जी को अपमानित किया गया, कांग्रेस के एक नेता को हरे मंच पर अपमानित किया गया, दलितों में उसका रोष था, और वो दलितों में जो है उसका रोष था, और दलित पूरे हमारे तरफ कन्वर्ट हुए हैं, और सभी भाइयों का हमको पूरा योगदान मिला है। हम जाति में नहीं बटे, हमने नारा दिया बटोगे तो भाई समाज लूटेगा, तो जनता हमारे तरफ आई। हमने अपने लिए, सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देते हुए ये भी बताया कि हम कैसे करेंगे, और जनता ने विश्वास किया हमारे ऊपर। ठीक है सुरेंद्र भाटिया जी, जल्दी से एक बात का और जवाब दे दीजिए कि वास्तव में अब कांग्रेस को क्या करना चाहिए, कम से कम सलाह ही समझ करके सुन लीजिएगा पटेल जी। जी कांग्रेस को हरियाणा की राजनीति को समझते हुए वही करना होगा। चौधरी देवीलाल का ये जिला है, मैं वो बता दूं आपको, वो अपने वर्करों को कहा करते थे जाट मुख्यमंत्री बनेगा, और अन्य को ज्यादा से ज्यादा टिकटें देते थे। हुड्डा साहब ने ये गलती करी। आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, बाकी जातियों को सभी को साथ लेके चले। जब तक हुड्डा का वर्चस्व रहेगा और जाट का वर्चस्व कांग्रेस पे रहेगा, 36 बिरादरी को साथ जोड़ना होगा, सोशल इंजीनियरिंग इनको करनी होगी, और धीरे धीरे पंजाबी कभी यहाँ 90 में से 18 सीटें जीत के आते थे, 9 मंत्री थे, इस बार टिकटें ही 6 दी केवल। मतलब एक ही जाति से हटकर सभी को साधना होगा, एक ही परिवार को जोड़कर, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल से नायब सिंह सैनी को दे दी, और कल को नायब सिंह सैनी से को हटा के किसी और को दे दें। कांग्रेस में ये हिम्मत लानी होगी। अगर राष्ट्रीय पार्टी में बाकी नेता क्यों काम करेंगे, अगर उनको ये लगेगा हुड्डा साहब, हुड्डा के बाद दीपेंद्र हुड्डा के बाद आगे, तो ये क्षेत्रीय दलों में होता है, राष्ट्रीय दलों में नहीं होता। इनको इस चीज से हटना होगा, सभी को साथ लेके चलेंगे तो कांग्रेस हरियाणा में वापसी करेगी। अगर एक ही व्यक्ति पर, हरियाणा की एक बात और बता दूं, वो मुख्यमंत्री बन जाता है, वो बहुत शक्तिशाली बन जाता है, वो सेंटर को फीड करता है, क्योंकि हमारे यहाँ गुरुग्राम नोटों की मशीन पैदा करता है, तो उनको लगता है यही बहुत पावरफुल है, इसलिए सेंटर में उन्हीं की चलती है, और उनको इन चीजों से दूर होना होगा, सभी को साथ लेके चलना होगा।
तब कहीं वापसी होगी। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम नहीं किया, बहुत कमियां थी उसमें। कभी आप फिर कभी बीजेपी की कमियों पे करोगे तो बीजेपी से हर व्यक्ति निराश था, लेकिन कांग्रेस ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारी। जी, अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत अच्छी बात आपने कही सुरेंद्र भाटिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि बेनतीजा निकल गई मीटिंग, बैठक बेनतीजा निकल गई। जो समीक्षा हो जानी चाहिए थी वो नहीं हुई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अभी जाकर के खोजेगी, लेकिन वहां के स्थानीय पत्रकारों से जाकर के पूछ लीजिए कि वास्तव में स्थिति क्या थी। आप बैटरी चिल्ला रहे हैं कि बैटरी इतने परसेंट चार्ज थी, इतने परसेंट कम थी, लेकिन आपकी बैटरी, कांग्रेस की बैटरी डाउन थी चुनाव में, क्योंकि जो दलित वाला जो पोर्शन था, जो आपकी दलित वाली बैटरी थी, वो ही बैठी हुई थी। आप उसको चार्ज ही नहीं कर पाए। जाट को इतना चार्ज कर दिया कि वो भड़क गया, वो बैटरी आपकी भड़क गई, और वहां से कुछ जाट बीजेपी की तरफ सरक लिए, बाकी ओबीसी को आप साध नहीं पाए, उसकी भी बैटरी डाउन ही रही। तो पहले सोशल इंजीनियरिंग की बैटरी चार्ज कर लीजिए, फिर ईवीएम की बैटरी की तरफ ध्यान दीजिएगा। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्या अलादीन का चिराग घस करके थोड़ी खोज लेगी। आप सब में पूरा भारत ये जान गया है कि वास्तव में दलित नाराज थे और कुमारी शैलजा का अपमान हो रहा था, इसलिए दलित आपसे कटे तो सम्मान कौन करेगा? बीजेपी जाकर के करेगी। और जब आप सम्मान नहीं करेंगे तो वोट किस बात का पाएंगे? तो ईवीएम और बैटरी पर ध्यान कम दीजिए और जमीन पे काम ज्यादा कीजिए, नहीं तो हश्र ऐसा ही होता रहेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।